हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सट्रिंसिक कोचिंग। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द ईपीएफ हायर पेंशन। ईपीएफ हायर पेंशन स्कीम आपको ऑप्ट क्यों करना चाहिए, इसके बारे में हम आज बताने वाला हूं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस है ईपीएफ हायर स्कीम के। कोई भी स्कीम हो, जैसे एक सिक्के के दो साइड होते हैं, वैसे कोई भी स्कीम के दो पहलू होते हैं। दोनों पहलू को आपको डिटेल में स्टडी करना चाहिए और बाद में डिसाइड करना चाहिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत सारे एडवांटेज है ईपीएफ हायर पेंशन स्कीम के, जैसे कि आपको टैक्स बेनिफिट होगा, आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, आपको सोशल सिक्योरिटी मिलेगा, आपको लॉन्गर सर्विस पे हायर पेंशन मिलेगा। इन सारे एडवांटेजेस की हम आज डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना। आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही मैं इस पेंशन स्कीम के बारे में नया वीडियो लाऊं आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग को समझते हैं कि आपका रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। मेंटेनिंग द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आपको जो है रिटायरमेंट प्लानिंग हेल्प करेगा टू एंश्योर दैट यू हैव इनफ मनी टू मेंटेन योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आफ्टर यू स्टॉप वर्किंग। जैसे कि आपका जॉब जो है खत्म हो गया तो एक हैंडसम सैलरी आपके हाथ में आ रही थी, वो स्टॉप हो जाएगी, तो उसके बाद भी आपको आपका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन करना है, तो आपको अभी से रिटायरमेंट प्लानिंग जो है वो आपको करना पड़ेगा। इससे आपको एक और लाभ मिलेगा, इससे आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलेगा और आप जो है वो अपनी फैमिली पे बर्डन नहीं रहोगे, सोसाइटी पे बर्डन नहीं रहोगे, क्योंकि आपके हाथ में एक हैंडसम इनकम आ रहा होगा। दूसरा इंपॉर्टेंस है अचीविंग रिटायरमेंट गोल्स। रिटायरमेंट प्लानिंग जो है आपको हेल्प करेगा आपको एक सेट करने के लिए और अचीव करने के लिए रिटायरमेंट गोल को। जैसे कि आपको ट्रैवलिंग करना है, आपको हॉबी आपका परस्यू करना है, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, अपने फ्रेंड्स के टाइम स्पेंड करना है। ये सारे गोल जो है ये आप अचीव कर पाओगे अगर आपने अभी से प्लानिंग किया है तो। दूसरा आपको एडवांटेज मिलेगा एड्रेसिंग द इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन जो होता है ये बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है। इन्फ्लेशन जो है आपके रिटायरमेंट सेविंग को ओवर द टाइम जो अगर आपने प्लान नहीं किया तो वो आपका रिटायरमेंट प्लानिंग जो है वो बिगाड़ सकता है। सर इन्फ्लेशन क्या होता है, ये मुझे काफ़ी लोग पूछ रहे हैं। देखिए सिंपल मैं आपको एक बात बताओ कि आज का जो 60 रुपया है वो 10 साल पहले 1 रुपया था, इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। 10 साल बाद आज का 1 रुपया जो है वो -60 रुपया हो जाएगा। मतलब ऐसा कह सकते हो, अगर आप काउंट करो कि लास्ट 10 ईयर में एवरेज इन्फ्लेशन जो है 6% से बढ़ा है, तो ये इन्फ्लेशन जो है ये भी एड्रेस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हो तब, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट को कंसीडर करके ही आप अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज जो है वो डिफाइन कर सकते हो। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है मैनेजिंग रिस्क। रिटायरमेंट प्लानिंग आपको हेल्प करेगा मैनेज द वेरियस टाइप ऑफ रिस्क, जैसे इन्वेस्टमेंट रिस्क है, लॉन्जेविटी रिस्क है, हेल्थ के रिस्क है। मैनेजिंग इस सब रिस्क को आप मैनेज करके आप क्या कर सकते हो, आप जो है आउट ऑफ मनी कभी नहीं होगी रिटायरमेंट में, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स पे अनएक्सपेक्टेड बर्डन जो है नहीं बनेगा, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस उस पर नहीं आएंगे, क्योंकि आपने पहले से रिटायरमेंट प्लानिंग किया हुआ है, आपको मंथली पेंशन मिल रहा है। सो ये सारी चीज़ें अगर हुई तो आप उसको रिस्क जितने भी है ये सारे रिस्क को आप मैनेज कर पाओगे। और सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो मिनिमाइजिंग टैक्सेस है। रिटायरमेंट प्लानिंग जो है आपको टैक्सेस को मिनिमाइज करने में भी हेल्प करेगा। कैसे, मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। आपका रिटायरमेंट इनकम जो होगा वो आपको हेल्प कर सकता है टू कीप मोर ऑफ योर मनी इन द रिटायरमेंट। तो अगर इन सब का आप समरी देखो तो रिटायरमेंट प्लानिंग जो एसेंशियल है टू अचीविंग अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड मेंटेनिंग योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द रिटायरमेंट। अगर आप बात करो तो आपको वो हेल्प कर सकता है टू अचीव योर रिटायरमेंट गोल एंड मैनेजिंग रिस्क एंड मिनिमाइजिंग द टैक्सेस। अब बात करते हैं व्हाट इज ईपीएफ हायर पेंशन। ईपीएफ हायर पेंशन है क्या, मैं जस्ट समरी दे देता हूं। मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी डिटेल में बताया हुआ है। करंट ईपीएस की बात करो तो पेंशन कंट्रीब्यूशन जो है 8.33% ऑफ सीलिंग सैलरी, मतलब अब तक लिमिट था 15,000 पर, उस पर आपका कट रहा था 1250 रुपये। जो अब ये लिमिट है, लिमिट हटा दिया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर 4 नवंबर 2022 के मुताबिक। अब हायर ईपीएस में जो आपका पेंशन कंट्रीब्यूशन होगा 8.33% ऑफ द एक्चुअल सैलरी जो आपका होगा उस पर होगा। इन दोनों केस में मैं आपको बता दूं 8.33% जो है वो कहाँ से काउंट किया हुआ है, 12% ऑफ द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है वहाँ से काउंट किया हुआ है। सो अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ईपीएफ पेंशन का, उसके बारे में बात करते हैं। कौन एलिजिबल है, तो इसके बारे में भी मैंने एक अलग से पूरा डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। फिर भी यहाँ क्विकली मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको ईपीएफ हायर पेंशन स्कीम लेना है तो जो लास्ट सर्कुलर आया है 20 Feb 2023 को, उसके मुताबिक उसका क्लोज 5 जो है उसके मुताबिक कौन एलिजिबल है क्लियरली बताया हुआ है। पहला कंडीशन है द
एम्प्लॉई एंड द एम्प्लॉयर। देखो एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। हु हैड कंट्रीब्यूटेड अंडर द पैराग्राफ 26(6) मतलब उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो वेज लिमिट 15,000 पे या तो वेज लिमिट 6,500 पे नहीं होना चाहिए, उसका कंट्रीब्यूशन एक्चुअल सैलरी पे होना चाहिए। ईपीएफ स्कीम ऑन द सैलरी एक्सेडिंग द प्रिवेलेंट वेज सेलिंग ऑफ द 5,000 और 6,500 मींस इस लिमिट पे जो है आपका पैसा नहीं कट रहा था, आपका एक्चुअल सैलरी। इसका मतलब होता है आपका बेसिक प्लस डीए जो होता है उस पे आपका 12% एम्प्लॉय का और 12% जो है वो एम्प्लॉयर का कट रहा था, तो आप इस स्कीम में एलिजिबल हो। ये देखिए बाद में लिखा है एंड दूसरा मतलब कंडीशन है, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होना ही चाहिए। दूसरा कंडीशन है डिड नॉट एक्सरसाइज जॉइंट ऑप्शन अंडर द प्रोविजो पैरा 11(3) ऑफ द प्री अमेंडमेंट स्कीम व्हाइल बीइंग मेंबर ऑफ द ईपीएस 95। इसका मतलब होता है कि इससे पहले आपने हायर पेंशन के लिए जॉइंट ऑप्शन फॉर्म नहीं दिया था अंडर द 11(3), मतलब जब वेज लिमिट 6,500 था तब आपने हायर पेंशन ऑप्ट नहीं किया था, तो अब आप कर सकते हो। और ये तीसरा जो कंडीशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वेर मेंबर प्रायर टू 1 सितंबर 2014 एंड कंटिन्यूड टू बी मेंबर ऑन आफ्टर 1 सितंबर 2014। ये सबसे ज़्यादा कमेंट मुझे आ रहा है इसलिए मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ। देखिए मैं आपको यहाँ टाइम लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आज का डेट जो है वो 1 सितंबर 2014 है, तो इससे पहले आपका जॉब लग गया होना चाहिए और इसके बाद आप जॉब में कंटिन्यू होने चाहिए। मतलब ये अगस्त में आपका जॉब जो है, आप बात करो तो अगस्त 2014 में आपका जॉब लग गया होना चाहिए और उसके बाद सितंबर 2014 में भी आपका जॉब कंटिन्यू होना चाहिए, तब आप इस स्कीम में एलिजिबल हो। सिंपली आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। सो इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब सीधा ये हुआ कि आप 1 अगस्त 2014 से पहले कहीं भी आप रिटायर हो चुके हो, मतलब फॉर एग्जांपल आप बात करो तो आप अगस्त 2014 में रिटायर हो चुके हो, तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो क्योंकि आप 1 सितंबर 2014 को ईपीएस के मेंबर नहीं थे। तो इससे पहले कहीं भी आप रिटायर हुए हो, आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। नेक्स्ट बात करते हैं कि हायर ईपीएस का कैलकुलेशन कैसे होगा। करंट ईपीएफ जो है उसमें 15,000 का सेलिंग लिमिट है, तो अगर आप मैक्सिमम पेंशनेबल सर्विस काउंट करो जो 35 ईयर का हो सकता है, इवन आपका 33 ईयर का है तब भी आपको 2 ईयर बोनस मिलेगा अगर आपने मोर देन 20 ईयर का सर्विस किया है। तो इस पे आपका 35 का सर्विस काउंट करो तो उस पर आपका 7,500 जो है पेंशन बनेगा करंट ईपीएस में रहते हो। तो अगर आप हायर ईपीएस को ऑप्ट करते हो तो आपका एवरेज सैलरी ऑफ द लास्ट 60 मंथ इनटू द पेंशनेबल सर्विस जो भी होगा डिवाइड बाय 70, ये फॉर्मूला है, उसके तहत आप काउंट कर सकते हो। इसमें यहाँ एग्जांपल लिया हुआ है कि 1 लाख अगर सैलरी होता है तो इंटू 35 डिवाइड बाय 70 मतलब 50,000 रुपीज़ जो है आपको हायर पेंशन जो है वो मिलेगा। अब बात करते हैं क्या क्या एडवांटेजेस है इस स्कीम के। लास्ट वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल में आपको डिसएडवांटेजेस बताए थे, अब हम डिटेल में एडवांटेजेस जो है उसकी बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में। सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो है गारंटेड मंथली इनकम पोस्ट रिटायरमेंट। आपका मंथली इनकम जो है रिटायरमेंट के बाद वो फिक्स हो जाएगा। ईपीएफ हायर पेंशन प्रोवाइड एडवांटेज ऑफ गारंटेड मंथली इनकम पोस्ट रिटायरमेंट। इसका मतलब ये है कि रिटायर कैन हैव स्टेडी एंड प्रेडिक्टेबल सोर्स ऑफ इनकम टू कवर देयर लिविंग एक्सपेंसेस विच इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन एब्सेंस ऑफ द रेगुलर सैलरी एंड अदर सोर्स ऑफ इनकम। क्योंकि आपका रिटायरमेंट होने के बाद क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल देखो मैं आपको बात करूँ तो आप जिस दिन रिटायर हो रहे हो उसके लास्ट मंथ में अगर आपका सैलरी करंट फॉर एग्जाम्पल 50K है, जब आप रिटायर हो गए तब अराउंड 2 लाख आपका सैलरी होगा। अब सडनली जैसे आप रिटायर हो गए 2 लाख आपके हाथ में आने बंद हो जाएंगे क्योंकि आप रिटायर हो चुके हो, तो आपका रेगुलर सैलरी बंद हो गया। तो उसके बाद आप 58 या 60 ईयर की एज पे तो आप कहीं फिर और जाके जॉब तो करोगे नहीं, बहुत कम लोग ये करते हैं। तो उसके बाद आपको एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, तो आपको ये गारंटेड मंथली इनकम जो है वो रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। ईपीएफ हायर पेंशन इंश्योर करेगा कि आपका रिटायरमेंट जो है उसमें आप रिसीव करोगे पेंशन फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ रिगार्डलेस ऑफ हाउ लॉन्ग यू लिव। मतलब कितना भी आप जियो आपको फिक्स एक पेंशन जो है, फिक्स मंथली इनकम जो है ये मिलने वाला है, आप अभी से कंफर्म कर रहे हो। सो पेंशन अमाउंट जो कैसे कैलकुलेट होगा वो आपका नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस पे कैलकुलेट करें, जैसे मैंने आपको बताया कैलकुलेशन फॉर्मूला में अभी। और एवरेज सैलरी जो होगा लास्ट 5 ईयर का उसके एम्प्लॉयमेंट का, मतलब आपका लास्ट 5 ईयर का जो भी एवरेज सैलरी होगा उस पर कैलकुलेट होगा। तो इससे आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। और सबसे बड़ा एडवांटेज जो है मैं बार बार मेरे वीडियोस में बता रहा हूँ, आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा रिटायरी को। ये
बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि आफ्टर सर्टेन एज आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए। फिर आप 60 ईयर की एज पे आप ढूंढने निकलो कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, इतना बड़ा कॉर्पस साइज का मैं क्या करूंगा। इसकी जगह आप अभी से फिक्स कर लो कि मुझे जो है पक्का इतना पेंशन तो जो है वो मिलने ही वाला है। सो ये जान के भी अभी से आपको पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा, रिटायरमेंट के बाद भी मिलेगा। सो नोइंग दैट यू विल हैव अ रेगुलर इनकम टू सपोर्ट देयर एक्सपेंसेस, तो आपको थ्रू आउट द रिटायरमेंट उसको एक पैसा मिलने वाला है, तो आपको एक पीस ऑफ माइंड और फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है वो देगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है हायर पेंशन स्कीम का। अब बात करो ज्यादा इसके आगे, तो पेंशन अमाउंट जो रिसीव होगा फ्रॉम द ईपीएफ और हायर पेंशन वो मार्केट फ्लक्चुएशन पे डिपेंड नहीं होगा, जैसे कि अदर इन्वेस्टमेंट में होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टॉक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि पेंशन अमाउंट जो वो सेम रहेगा और आपको एक स्टेबल इनकम पोस्ट रिटायरमेंट प्रोवाइड करेगा। तो अगर ओवरऑल बात करो तो गारंटेड मंथली इनकम जो है आपको पोस्ट रिटायरमेंट मिलने वाला है। एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज है ईपीएफ हायर पेंशन स्कीम का, एंश्योरिंग दैट कंफर्टेबल एंड फाइनेंशियली स्टेबल रिटायरमेंट फॉर इंडिविजुअल। अब बात करते हैं दूसरे एडवांटेज की। दूसरा जो एडवांटेज है वो ये है कि रेगुलर पेंशन इंक्रीज होगा विद द सर्विस। देखो ये कैसे सर एडवांटेज हुआ, ये तो फॉर्मूला में है, लेकिन ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ईपीएफ हायर पेंशन आपको एडवांटेज प्रोवाइड करता है कि आप जितना पेंशन का सर्विस इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा आपका पेंशन मिलेगा। जैसे मैंने आपको कैलकुलेशन की फॉर्मूला में भी बताया। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस इंक्रीजेस, पेंशन अमाउंट ऑल्सो इंक्रीजेस, रिजल्टिंग इन द हायर पेंशन अमाउंट पोस्ट रिटायरमेंट। देखो एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि आपको पेंशन पे कोई डीए नहीं मिलने वाला है, आपको फिक्स पेंशन नहीं मिलने वाला है, लेकिन जो आपको हायर पेंशन मिलेगा वो डिपेंड होगा आपका रेगुलर सर्विस पे कितना आप कर रहे हो, मतलब आपका लेंथ ऑफ सर्विस क्या है। सो पेंशन अमाउंट जो रिसीव होगा फ्रॉम द ईपीएफ हायर पेंशन वो कैलकुलेट होगा बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस एंड एवरेज सैलरी ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो आपका जो सर्विस होगा हायर पेंशन अमाउंट के लिए, इसे आप क्या करोगे, आप इंसेंटिवाइज करोगे इंडिविजुअल का। मतलब इससे क्या होगा कि एक इंडिविजुअल जो है वो ज्यादा जॉब में लेने के लिए, मतलब आप प्रेरित होगे। इसका सिंपली मैं आपको समझाऊं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ज्यादा लॉन्गर टाइम के लिए जॉब में रहोगे और ज्यादा कंट्रीब्यूट करोगे ईपीएफ अकाउंट को, तो इससे आपका रिटायरमेंट सेविंग भी इंक्रीज होगा और आपका पेंशन अमाउंट जो है वो भी इंक्रीज होगा। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं अभी एक बीएसएनएल ने, आपको पता हो तो 2019 में एक वीआरएस स्कीम लॉन्च किया था जो एज ऑफ 50 टू 58 ईयर की एज के बीच के लिए था, जहां पे 1.5 लाख एम्प्लॉय एलिजिबल थे, जिसमें से मोर देन 78,000 एम्प्लॉयज ने ये वीआरएस स्कीम ले लिया था। क्योंकि जनरली आफ्टर एज ऑफ 50 काफ़ी लोग वीआरएस ले लेते हैं, जॉब करना कम पसंद करते हैं ड्यू टू फैमिली रीजंस, फैमिली आउटिंग और कुछ भी हो, तो बहुत सारे लोग जॉब जो है छोड़ देते हैं। सो अगर आप आईपीएफ हायर पेंशन को ऑप्ट कर रहे हो तो इवन आपका लेंथ ऑफ सर्विस बढ़ाने के लिए भी आप जॉब में बने रहोगे और आप ज़्यादा जॉब करोगे और आप ज़्यादा सेविंग करोगे। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है ईपीएफ हायर पेंशन स्कीम का। ईपीएफ हायर पेंशन आप आपको एक ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड करता है कि अगर आप ईपीएफ अकाउंट बियॉन्ड मैंडेटरी रिटायरमेंट जो 50 ईयर कंट्रीब्यूट करते हो, अप टू एज ऑफ 60 ईयर कंट्रीब्यूट करते हो, तो आपको जो है ये 2 साल एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट किया है, उसमें आपका रिटायरमेंट सेविंग इंक्रीज होगा और पेंशन अमाउंट जो है पोस्ट रिटायरमेंट वो भी इंक्रीज होगा। तो ये भी आपको एक एडवांटेज जो है वो हायर जॉब करने के लिए और हायर पेंशन लेने के लिए, ज़्यादा जॉब करने के लिए आपको जो है वो मोटिवेट कर सकता है। अभी मेरी एक बंदे से बात हो रही थी जो पीएसयू में है, तो उसने मुझे यही बताया कि सर मैंने तो हायर पेंशन इसीलिए लिया है कि मैं ज़्यादा जॉब टिक के करूँ, अदरवाइज वो दूसरी जॉब अभी भी बहुत उसकी एज हो गई फिर भी ढूंढता रहता है वो बंदा। लेकिन उसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो मैंने आपको बताया ये यही है। सो ईपीएफ हायर पेंशन जो है ऑल्सो प्रोवाइड बोनस ऑन द पेंशन अमाउंट फॉर दोज हु टेकिंग द पेंशन बियॉन्ड द एज ऑफ 50 ईयर। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका फॉर एग्जांपल मोर देन 20 ईयर का सर्विस होता है तो 2 ईयर का बोनस मिलता है, और अप टू 60 भी आप अगर जॉब कर रहे हो तो वहां भी आपको 2 ईयर का बोनस जो है मिल सकता है। सो बोनस जो होगा वो कैलकुलेट होगा नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ डिले जितना आप करते हो उस पर, और उसमें आपका हायर पेंशन अमाउंट जो होगा पोस्ट रिटायरमेंट वो भी इंक्रीज होगा। तो अगर ओवरऑल बात करो आप इस एडवांटेज की, तो रेगुलर पेंशन इंक्रीज होगा विद द सर्विस, इज सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ हायर पेंशन। सो इससे क्या होगा, इंडिविजुअल्स एनकरेज होंगे तो
contribute their retirement saving and providing a higher pension amount post retirement. नेक्स्ट एडवांटेज की बात करते हैं. तीसरा एडवांटेज है लाइफ लॉन्ग पेंशन फॉर द मेंबर्स एंड द स्पाउस. ये सबसे बड़ा एडवांटेज है. ईपीएफ हायर पेंशन प्रोवाइड करेगा एडवांटेज फॉर द लाइफ लॉन्ग पेंशन फॉर द मेंबर एंड देयर स्पाउस. इसका मतलब ये हुआ कि इवन आफ्टर द मेंबर्स डेथ आपका स्पाउस को भी पेंशन मिलेगा फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ. इससे क्या होगा, आपका स्पाउस, आपके स्पाउस जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगा उसको, और उसको एक सपोर्ट मिलेगा फॉर द स्पाउस फॉर द लेटर ईयर. हाँ, अभी मैं एग्जांपल दूं, मेरे एक अंकल जो थे वो बैंक में थे, जिसका देहांत हो गया एट द एज ऑफ 70. अब मेरी जो आंटी है वो मतलब डिपेंड नहीं है उसके बेटे पे उसकी रिमेनिंग लाइफ को काटने के लिए, क्योंकि उसको एक हैंडसम अमाउंट ऑफ पेंशन जो है वो मिल रहा है. और जब आप आफ्टर एज ऑफ 70 अकेले होते हो तो ये बहुत मैटर करता है. सो अगर इसी रीज़न को आप कंसिडर करो तब भी आपको ईपीएफ हायर पेंशन जो है वो ऑप्ट करने के लिए सोचना चाहिए. पेंशन अमाउंट जो रिसीव होगा स्पाउस को कैलकुलेट होगा बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ द मेंबर पेंशन अमाउंट. अगर करंट स्कीम की मैं बात करूं तो स्पाउस को जो है आफ्टर रिटायरमेंट 50% पेंशन मिलेगा डिपेंडिंग ऑन द रूल्स ऑफ ईपीएफ स्कीम. ईपीएफ स्कीम के हालांकि रूल जो है वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन अभी जो स्कीम आया है अकॉर्डिंग टू दैट फैमिली पेंशन जो मिलता है उसके अकॉर्डिंगली 50% ऑफ द पेंशन जो मिलने वाला था एम्प्लॉय को वो स्पाउस को मिलेगा. सो इससे क्या होगा, स्पाउस को भी एक कंटिन्यू रेगुलर इनकम मिलेगा पोस्ट मेंबर्स डेथ, और इसका फाइनेंशियल बर्डन जो है उस पर बिल्कुल नहीं रहेगा. सो ओवरऑल लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलेगा मेंबर को और स्पाउस को. ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है ईपीएफ हायर पेंशन का. अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी और सपोर्ट की बात करो तो दोनों मेंबर और उसके मतलब दोनों मेंबर उसके स्पाउस और उसके लिए लेटर ईयर में बहुत काम आ सकता है. हालांकि इसमें एक और क्लॉज है कि आपका चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन को भी 25% अमाउंट जो है वो मिलेगा. जैसे कि मतलब मैंने आपको एग्जांपल के साथ मेरे एक प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि 20,000 आपका स्पाउस को पेंशन मिल रहा है और 2 चिल्ड्रन है तो 10,000 दोनों चिल्ड्रन को जो है वो पेंशन मिलेगा अगर आपके चाइल्ड जो है वो माइनर है, मतलब बिलो द एज ऑफ 25 ईयर्स है. तो ये भी एक एडवांटेज है हायर पेंशन स्कीम का, फैमिली पेंशन, जिसे आप कंसिडर करके भी इस पेंशन स्कीम के बारे में ऑप्ट करने के लिए सोच सकते हो. नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो चौथा एडवांटेज टैक्स बेनिफिट है. सर टैक्स बेनिफिट कैसे होगा, ये हमें समझ में नहीं आया. काफी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछेंगे, क्योंकि ईपीएफ हायर पेंशन जो है टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड कैसे करता है. देखो, आपका एक्यूमुलेशन जो होगा फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो होगा दोनों में आपको टैक्स बेनिफिट होगा. कैसे होगा हम उसकी बात करते हैं. देखो, अभी मैं बात करूं करंट, ये आगे पॉइंट पढ़ने से पहले तो अभी मैं बात करूं तो करंट आपका जो भी एक्यूमुलेटेड अमाउंट मिलने वाला है, जैसे कि आपको अभी आपका जो भी ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन हो रहा है जिसमें आपको 8% जो है वो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ये एक्यूमुलेटेड अमाउंट जब आप रिटायर होंगे तो एग्जांपल 2 या 3 करोड़ रुपीस हो गया, तो ये जो भी आपका लमसम अमाउंट हुआ है, जो भी कॉर्पस हुआ है राइट ना, वो भी कोई भी टैक्स उस पर नहीं है. लेकिन अगर देखो, आपने बात सुनी होगी लास्ट ईयर के बजट में भी ये बात आई थी कि गवर्नमेंट सोच रही है कि लमसम या कॉर्पस अमाउंट पे टैक्स लगेगा जब आप वो उठाओगे. तो अगर इस पे टैक्स लग गया तो आप सोचो आपका 30-40 लाख रुपया तो ऐसे ही चला जाएगा. तो ये तो आपका टोटल लॉस हो गया वहां पे. जबकि यहाँ पे क्या होगा कि आपका एक्यूमुलेशन फेज, मतलब आप जैसे कि अभी आप जो है कंट्रीब्यूशन कर रहे हो एज ईपीएफ मेंबर रेगुलर सैलरी पे, तो उस पर भी आपको टैक्स डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. इसका मतलब आप जो है उस पर भी क्लेम कर सकते हो, जैसे कि 1.5 लाख तक क्लेम कर सकते हो, आपको पता है. सो एक लिमिट है जहाँ पे टैक्सेबल इनकम है, इसलिए आप कंट्रीब्यूशन जो आपका ईपीएफ अमाउंट में कर रहे हो उस पर जो है आप टैक्स लायबिलिटी जो है वो रिड्यूस कर सकते हो. दूसरा, इंटरेस्ट जो आपका ईपीएफ कंट्रीब्यूशन पे मिलेगा वो भी आपको टैक्स फ्री है. मतलब आप जैसे मैंने आपको बताया कि ये 8.1% पे अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है, 8.1% पे आपको जो मिल रहा है कंट्रीब्यूशन पे वो अभी टैक्स फ्री है. तो अभी आपको इस पे कोई भी टैक्स नहीं देना है, लेकिन ये फ्यूचर में हो सकता है कि इस पे भी आपको टैक्स देना पड़े. मैं आपको बता दूं एक लिमिट आ चुका है कि एक लिमिट से अगर ज़्यादा आपको इसमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस पर टैक्स देना पड़ता है. हो सकता है आगे कोई लिमिट भी ना रहे. सो ये टैक्स अगर हो गया तो आपका घाटा हो जाएगा. ठीक है. दूसरा, अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन फेज की, तो क्या होगा, जो भी आपको पेंशन अमाउंट रिसीव होगा उसमें भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा. पेंशन अमाउंट जो
जो भी आपका रिलीज होता है उस वजह से इनकम ही गिना जाता है, तो उसको तो पेंशन अमाउंट तो टैक्सेबल होता है। आपको जो हर महीने मिलेगा पेंशन, फॉर एग्जांपल 70,000, 80,000 या 1 लाख रुपीस मिलता है, तो वो तो टैक्सेबल होता है। लेकिन पोर्शन ऑफ द पेंशन अमाउंट जो होता है वो टैक्स फ्री होता है अंडर द सेक्शन 10(13) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो अमाउंट ऑफ टैक्स फ्री पेंशन जो है वो डिटरमाइन होता है बेस्ड ऑन द इयर्स ऑफ सर्विस एंड द पेंशन अमाउंट रिसीव्ड। जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या कहता है, अभी जो ये एक्ट है ये एक्चुअली चेंज होता रहता है, लेकिन अभी जो एक्ट है इसके बारे में अगर आपको बताओ तो फॉर एग्जांपल आपका 50,000 रुपीज़ का सैलरी है, तो उसमें से 10,000 रुपीज़ पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो आपका टैक्स जो हो गया वो काउंट होता है ओनली ऑन 40,000 रुपीज़ पे ही। सो ये भी आपको एक एडवांटेज है डिस्ट्रीब्यूशन फेज में। ईपीएफ हायर पेंशन ऑल्सो प्रोवाइड ऑप्शन फॉर द मेंबर टू कम्यूट द पोर्शन ऑफ देयर पेंशन अमाउंट एज ए लंप सम, जैसे मैंने आपको बताया, एंड ऑल्सो एलिजिबल फॉर द टैक्स बेनिफिट। लंप सम अमाउंट जो आपका होगा, हाँ, वो टैक्सेड होगा एज पर रूल ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अगर ऐसा हो गया तो भी आपका एडवांटेज जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि 3 करोड़ रुपीस पे टैक्स लग गया तो भी इनकम टैक्स एक्ट के तहत आपको इस हायर पेंशन ऑप्ट करने पे एडवांटेज होगा। सो ओवरऑल बात करो टैक्स बेनिफिट जो ईपीएफ हायर पेंशन प्रोवाइड करता है वो सिग्निफिकेंट एडवांटेज है। आपका जो टैक्स लायबिलिटी होगा ड्यूरिंग द एक्यूमुलेशन फेज एंड टैक्स एफिशिएंसी होगा जो पोस्ट रिटायरमेंट पे वो बढ़ जाएगा। सो ये भी एक एडवांटेज है ईपीएफ हायर पेंशन स्कीम का। अब बात करें, काफी लोग मुझे बार बार ये चीज पूछ रहे हैं कि सर हाउ टू अप्लाई फॉर द ईपीएफ हायर पेंशन। काफी अगर आप एम्प्लॉय हो पीएसयू के तो आपके पीएसयू नोटिफिकेशन जारी कर ही दिया होगा कि आपको इस डेट से पहले ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म फिल करके दे देना है। अगर आप पीएसयू के एम्प्लॉय नहीं हो, आप रिटायर्ड हो चुके हो, तो आप अपने एम्प्लॉयर को कांटेक्ट करो जो भी आपका लास्ट एम्प्लॉयर था और एक ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म फिल करके दे दो जिसमें एम्प्लॉयर दोनों का साइन होना चाहिए, दोनों को ज्वाइंट ऑप्शन सबमिट करना है टू कॉन्सर्न ईपीएफ ऑफिस बिफोर द डेट ऑफ 3 मार्च। हाँ, ये आप याद रखना, बिफोर द डेट ऑफ 3 मार्च 3/3/2023। ये जो लास्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था 4 नवंबर को वहां लिखा था कि 4 महीने का समय दिया जा सकता है, तो 4 महीने 3 मार्च को खत्म हो रहे हैं। सो इससे पहले ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म आपको सबमिट करना देना होगा कॉन्सर्न ईपीएफ ऑफिस में। हालांकि ईपीएफओ के लास्ट सर्कुलर में उसने ये भी बताया था कि जल्दी एक यूआरएल ओपन होगा जिसपे आप ऑनलाइन भी ये सब कुछ सबमिट कर पाओगे और उसका आपको टेलीफोनिक मैसेज भी आएगा या तो आप टेलीफोनिक कॉल भी आ सकता है। सो ये सारे ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड किए हुए हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा बोधर होने की ज़रूरत नहीं है। कंक्लूजन अगर हम निकाले इस वीडियो का तो ईपीएफ हायर पेंशन का एडवांटेज जो है वो कैसे है, मेंबर ऑफ द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो भी है इट प्रोवाइड्स अ सिक्योर रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम पोस्ट रिटायरमेंट। मैंने आपको जैसे बताया कि ये स्कीम जो है वो बहुत सारे एडवांटेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि गारंटेड मंथली इनकम प्रोवाइड करता है, रेगुलर पेंशन आपका इंक्रीज होगा, अगर आप ज़्यादा जो है जॉब करोगे तो लाइफ लॉन्ग पेंशन बेनिफिट आपको मिलेगा, और आपको ही नहीं सिर्फ आपकी स्पाउस को मतलब आपकी वाइफ को भी ये पेंशन मिलेगा इन केस ऑफ आपका डेथ हो गया तो, और आपके बच्चों को भी ये एडवांटेज मिलेगा अगर आपके बच्चे बिलो द एज ऑफ 25 ईयर के हैं तो। अगर आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है तो ये भी पोस्ट रिटायरमेंट आपको बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। ओवरऑल ईपीएफ हायर पेंशन स्कीम जो है वो वैल्यूएबल स्कीम है और आप कोई भी मेंबर जो है उसको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी और जो मैंने सबसे बड़ा पॉइंट बताया पीस ऑफ माइंड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जैसे आपने पेंडेमिक के दौरान भी देखा होगा, ये चीज़ जो है इसके बारे में भारत में लोग अभी बहुत अवेयर नहीं है ऐसा आप कह सकते हो, लेकिन ब्रेन हेल्थ जो है जिसे पीस ऑफ माइंड कहा जाता है ड्यूरिंग द रिटायरमेंट और पर्टिकुलरली वैसे तो यंग एज पे भी अभी ब्रेन हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इस पर ज़्यादा अगर आप फोकस करो तो ईपीएफ हायर पेंशन ऑप्ट करना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और बात करें तो रिटायरमेंट प्लानिंग अगर से आप कर रहे हो तो उसमें आपका फाइनेंशियल प्लानिंग होना चाहिए। आपको अभी से कुछ ना कुछ तो प्लानिंग करना होगा, किस ना कुछ तो फंड आपको ऐसे करने होंगे जहां पे आपका पोस्ट रिटायरमेंट जो है वो आपका लाइफस्टाइल को सपोर्ट करे। ईपीएफ हायर पेंशन एक बेनिफिशियल स्कीम है से आप देखो तो जिससे मेंबर को एक रिलायबल एंड सिक्योर सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा पोस्ट रिटायरमेंट, और इससे एक एडवांटेज भी मिलेगा कि ये सिक्योर आपका फाइनेंशियल फ्यूचर कर सकता है। और इस कंट्रीब्यूशन से ईपीएफ अकाउंट पे आप अगर हायर पेंशन को ऑप्ट कर रहे हो तो आप एक इंश्योर कर रहे हो कि आपको स्टडी स्ट्रीम ऑफ इनकम मिलेगा पोस्ट रिटायरमेंट जो आपको अनेबल करेगा आपका लाइफस्टाइल और आपका एक्सपेंसेस जो भी होगा पोस्ट रिटायरमेंट। ये स्कीम जो है आपको बहुत सारे एडवांटेज देता है, जैसे मैंने आपको अगेन बता रहा हूँ, आपको गारंटेड मंथली इनकम मिलेगा, रेगुलर पेंशन इंक्रीज होगा, लाइफ लॉन्ग बेनिफिट मिलेगा, टैक्स बेनिफिट मिलेगा। सो ये सारे एडवांटेज को आप कंसिडर करो तो आप पोस्ट रिटायरमेंट
सेविंग को बढ़ा सकते हो और इंश्योर कर सकते हो कि आपको सफिशिएंट फंड जो है आपका फाइनेंशियल गोल को मीट करने के लिए आफ्टर द रिटायरमेंट मिलने वाले हैं। तो अगर ये सब फैक्टर्स को आप कंसीडर करो तो ईपीएफ हायर पेंशन स्कीम जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हो सकता है। देखो, मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। काफ़ी लोग मुझे ये पूछ रहे हैं कि सर ईपीएफ हायर पेंशन स्कीम ऑप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो हर एक के फाइनेंशियल गोल पे डिफरेंट होता है। मुझे बहुत सारे मेंबर्स में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछा था कि सर आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बताओ तो हमें पता चले। तो मैंने एक डिसएडवांटेज पे एक डिटेल में वीडियो बनाया था लास्ट वीडियो, आज मैंने एडवांटेजेस पे डिटेल में वीडियो बनाया है। तो आप दोनों ही वीडियो को देखो और दोनों एस्पेक्ट को कंपेयर करो और आपके लिए क्या सही है ये आपको ही चूज करना होगा। आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस ले सकते हो, लेकिन ऐसे किसी फ्रेंड की एडवाइस मत लेना जो आपका उसका फाइनेंशियल मतलब स्टेबिलिटी जो है वो डिफरेंट है और आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिफरेंट है। ये सबका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सेम नहीं होता, फैमिली टू फैमिली डिफरेंट डिफरेंट होता है। सो वो इंडिविजुअल पे डिपेंड है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो मैं आपको ये भी एडवाइस करूंगा कि आप कोई ना कोई फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लो अगर आप डायलेमा में हो तो, उसके बाद डिसाइड करो कि आपको ऑप्ट करना है कि नहीं करना है। लेकिन एक बात मैंने पहले एक वीडियो में बताई थी, फिर से बता रहा हूं, कोई गारंटी से नहीं कह सकता कि इसका आपको एडवांटेज होगा डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि ये फ्यूचर पे डिपेंड है। ये कितना लेंथ ऑफ सर्विस आपका होगा एक्चुअली उस पर डिपेंड है। और ये अभी से आप कैसे बता सकते हो, क्योंकि आपका लेंथ ऑफ सर्विस कुछ भी आपको हो जाए या वैसे आपकी कंपनी का भी कोई वैसे भरोसा नहीं होता। पीएसयू है तो पीएसयू का भी कोई भरोसा नहीं होता कब बंद हो जाए। हाँ, तो इस ये फिक्स आप अभी बता ही नहीं सकते हो। सो इसलिए अभी आपको क्या करना है वो आपको डिसाइड करना होगा। आपको इस टॉपिक पे और कोई भी वीडियो चाहिए या इस टॉपिक में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बेझिझक मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना कि नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।